नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नीलम पर। आज हम 28 और 29 जून 2021 के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा गोवा। राइट आंसर इज ए। रेबीज मुक्त कौन सा राज्य बन गया है? गोवा बन गया। देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित मिशन रेबीज के तहत गोवा को रेबीज मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसकी थीम क्या रही थी? एंड रेबीज वैक्सीनेट कोलैबोरेट। ओके, तो ये 2020 का था, तो इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? लुईस पास्चर ने। ओके, आपको पता होगा जो कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, उनके काटने से रेबीज फैलता है, उन्हीं में ये पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा गोवा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस बिजली उत्पादन कंपनी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, एनटीपीसी। किसने की है घोषणा? एनटीपीसी ने। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा की है। लक्ष्यों के अंतर्गत 2032 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 60 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 2032 तक कितने मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा इनको लेनी है? तो ये लेनी है 60 गीगावाट। ओके, एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता का एक भाग है। एनटीपीसी एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली देश की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। पहली कंपनी बन गई इसलिए इम्पोर्टेंट, और ये इसके जो लक्ष्य हैं 2032 तक 60 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता हासिल करना नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट लक्ष्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, साजन प्रकाश बन गए, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या कर लिया? क्वालिफाई कर लिया, और ये क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बने हैं। देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय तैराक साजन प्रकाश 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो याद रखिएगा सुशीला देवी। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका कौन बनी है? नेत्रा कुमारन। और पहले घुड़सवार कौन बने हैं? तो फवाद मिर्जा बने हैं। पहली पहलवान की बात आएगी तो विनेश फोगाट बनी है। पहले तलवारबाज की बात आएगी तो भवानी सिंह बने हैं। पहले वेटलिफ्टर की बात आएगी तो पहली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू बनी है। ओके, और ये सभी इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि इनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मेडल जीत कर ही आएंगे। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अरुणा तंवर। जो पैरालंपिक होंगे, ठीक है, उसमें ताइक्वांडो की खिलाड़ी किसने क्वालिफाई किया है? अरुणा तंवर ने किया है। कुश्ती में जो टोक्यो ओलंपिक चलेंगे अभी, इसमें कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय जो एम्पायर बने वो कौन बनेंगे? तो ये अशोक कुमार बनेंगे, और एम्पायरिंग करने वाले ये पहले भारतीय होंगे। ठीक है, किसमें? कुश्ती में। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके ओलंपिक से जुड़े हुए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कौन सी जयंती मनाई गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। कब? 28 जून को। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 28 जून 2021 को 100वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर तेलंगाना में हुआ था। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के समय में देश में आर्थिक सुधार किए गए थे जो एलपीजी सुधारों के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पीवी नरसिम्हा राव ने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बम्बई विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय से अध्ययन कार्य किया था। तो आप इन्हें याद रखेंगे। जब ये प्रधानमंत्री थे तो वित्त मंत्री कौन थे? इनके जो प्रधानमंत्री काल है उसमें वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ राइट आंसर होगा हरियाणा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की है। हरियाणा सरकार के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। सिल्वर पदक विजेता जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 6 करोड़ दिए जाएंगे, जो सिल्वर पदक जीतेगा उसे 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पूर्व तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपने राज्य के स्वर्ण पदक जीतने वाले ओलंपिक के खिलाड़ियों को 3 करोड़ और जो सिल्वर जीत के आएगा उसे 2 करोड़ और जो कांस्य या ब्रॉन्ज जीत के आएगा उसे 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा कब? नवंबर 2021 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने निम्न में से किस शहर में देश का पहला सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा पुणे। पुणे में कारपोर्ट क्या होता है भाई? देखिए यहाँ जहाँ पर कारें खड़ी की जाती हैं उसके ऊपर जो शेड लगा होता है, इस पूरे शेड पर क्या लगाई गई हैं? सोलर पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, नीचे कारें खड़ी कर दी जाएंगी और ऊपर यहाँ से क्या होगा, बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये किसने किया है? टाटा पावर्स ने। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में लगभग 1,40,000 साल पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी जिसे ड्रैगन मैन कहा जा रहा है की खोज कहाँ की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा डी, चाइना में हुई है इसकी खोज। हाल ही में चीन में 1,40,000 वर्ष पुरानी मनुष्य की विशाल जीवाश्म खोपड़ी ड्रैगन मैन की खोज की गई है। यह पता चलता है कि यह प्राचीन मानव की एक परिपक्व प्रजाति थी। इस प्रजाति का मस्तिष्क से सर का जो आकार है वो क्या है, काफी बड़ा है। आंखें गहरी और नाक क्या है इसकी, गोलाकार थी। इस प्रजाति को होमो लुंगी नाम दिया गया। इसकी खोज उत्तर पूर्वी चीन से जो ड्रैगन नदी है चीन की, वहां से हुई है, इसलिए इसका नाम ड्रैगन मैन दिया गया। देखिए इसकी खोज क्या है, 40-80 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो इनके खोज करता थे उन्होंने इसे छुपा दिया था। ओके, कहाँ पर? चाइना में। अब इस पर जो अध्ययन हुआ है उससे ये सच्चाई सामने आई है। तो याद रखिएगा, कहाँ मिले हैं? चाइना में। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी का वर्चुअल उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। जैन गार्डन और काइजेन एकेडमी को भारत और जापान के संबंधों की सहजता और आधुनिकता के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। भारत में प्रचलित ध्यान पद्धति जो हम मेडिटेशन करते हैं उसी की स्वरूप एक पद्धति है जापान की जैन पद्धति। ध्यान पद्धति, मेडिटेशन पद्धति को जापान में क्या कहा जाता है? जैन पद्धति। और ये गार्डन और जो ये एकेडमी है ये इसी जैन पद्धति के लिए स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? अहमदाबाद में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती कब मनाई गई है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? बी, 27 जून को मनाई गई है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती 27 जून को मनाई जाती है। इनका जन्म 27 जून 1838 को बंगाल के 24 परगना जिले के कंतलपारा गांव में हुआ था। 1882 में लिखा गया उपन्यास आनंद मठ बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनका नाम भारत के महान उपन्यासकार और कवियों में लिया जाता है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही की थी। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, जिसे कहाँ से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही उपन्यास, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब डे की बात आई है तो हम सभी इंपॉर्टेंट डे किसके जून मंथ के देख लेते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, एक्रेडिशन बोलते हैं इसे, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, 15 जून को
बुजुर्गों का साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसकी जागरूकता का दिवस मनाया गया। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस। प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस, मतलब जो विदेशों में भारतीय कमा रहे हैं वो अपने देश में भारत में क्या भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। 17 जून को विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे। 18 जून को ही ऑस्टिक प्राइड डे। 19 जून को नेशनल रीडिंग डे। 19 जून को ही वर्ल्ड सिकल सेल डे और 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे और 21 जून को दो और दिवस मनाए गए थे, विश्व हाइड्रोग्राफी डे और विश्व संगीत दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 27 जून को MSME दिवस। तो ये सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत के किस तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की है? तो राइट आंसर होगा दीपिका कुमारी। झारखंड की तीरंदाज विश्व कप में दीपिका कुमारी ने नया इतिहास रचा और जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई। उन्होंने एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। कहां से? ये झारखंड से हैं। इसमें दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना ओसिपोवा को 6-0 से शिकस्त दी है। तो ये भी आप याद रखिएगा, दीपिका कुमारी। हाल ही में किस पश्चिमी एशियाई देश में चल रहे आर्थिक संकट को विश्व बैंक ने 150 सालों में दुनिया के सबसे खराब संकटों में से एक बताया है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए, लेबनान। ये रहा लेबनान। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत है। इसके पड़ोसी अगर देश देखें तो आप सीरिया है, सीरिया की कैपिटल दमिश्क है और दक्षिण में इसके देखें तो हम इजराइल है। ओके, लेबनान में 20 महीनों से चल रहे आर्थिक संकट को विश्व बैंक ने 150 सालों में दुनिया के सबसे खराब संकटों में से एक बताया है। लेबनान पश्चिमी एशिया में अवस्थित देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। इसके उत्तर पूर्व में सीरिया और दक्षिण में इजराइल स्थित है। और आपको याद होगा 2020 में भारत ने लेबनान में गेहूं के माध्यम से, खाद्यान्न के माध्यम से इनकी मदद भी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमथ को नियुक्त किया गया। कार्यवाहक न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद रखिएगा, 223 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह नियुक्ति की गई है। हाल ही में विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष एजेंसी में नियुक्ति करने की योजना बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्ति करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रमों में दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को अवसर प्रदान करना, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पूरी कर ली है। अगला देखते हैं, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-P या अग्नि प्राइम को सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया? तो राइट आंसर होगा ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। बंगाल की खाड़ी में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि श्रेणी की उन्नत मिसाइल का संस्करण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक फ्लाइट परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? PC महालनोबिस की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस के रूप में मनाई जाती है। इनका राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्ष 2021 की थीम क्या है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की? तो याद रखिएगा, सशक्त विकास लक्ष्य 2, जो सशक्त विकास लक्ष्य या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2,
क्या है ये? देखिए 17 विकास लक्ष्य हैं, उसमें से दूसरा कौन सा है? भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लक्ष्य को प्राप्त करना और सशक्त कृषि को बढ़ावा देना है। तो ये 2 इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। और यही हमारे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है, SGD 2। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन आपको समय पर नहीं मिल पाता है वीडियो अपलोडिंग का, तो सबसे पहले हमारी किसी भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने इट इज अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया। अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, और ये भारत रत्न से भी सम्मानित है। तो इनकी बुक याद रखिएगा, होम इन द वर्ल्ड। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक बुक के लेखक कौन है? तो ये रवि शास्त्री हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में जारी QS MBA रैंकिंग 2021 में भारत का IIM बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा। विश्व के 100 जो MBA इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो बेंगलुरु है इसकी रैंक 39 रही। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर HEC पेरिस टॉप पर रहा है, फ्रांस का ये इंस्टीट्यूट है। ओके, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? डेविड डायोप हैं। उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अलायंस इंश्योरेंस कंपनी ने वीमेंस कैंसर शील्ड नाम से पहली बीमा पॉलिसी शुरू की है। जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनके लिए ये पॉलिसी शुरू की गई है। ओके, हाल ही में भारत में दुनिया का पहला हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। खिलौना बनाने में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने टॉय कैथॉन 2021 लॉन्च किया था। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। नए नए तरीके के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2021 के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर गुजरात सरकार के द्वारा 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रखिएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।